अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं पूनम सिंघल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास सोशल साइंस पीवाईक्यू सीरीज सेकंड सीरीज का पार्ट 4। आज इसमें हम ऐसे टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि 5 मार्क क्वेश्चंस होने वाले हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई? इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और जैन दर्शन व बौद्ध दर्शन में क्या-क्या समानताएं हैं? जैन धर्म की उत्पत्ति। जिन के अनुयायियों को जैन कहते हैं। जिन शब्द जी धातु से बना है जिसका अर्थ है जीतना। अतः जिन का अर्थ है इंद्रियों को जीतने वाला। यानी जैन दर्शन में क्या बताया गया है कि इंद्रियों को जो जीत लेता है उसी को जैन कहा जाता है या जैन अनुयायी उसी को माना जाता है। जैन दर्शन में 24 तीर्थंकर हुए हैं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने जैन धर्म की स्थापना की थी। अब देखते हैं जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन में समानताएं कौन-कौन सी हैं। फर्स्ट है, दोनों दर्शनों में मनुष्य के दुखों का कारण लालसा और तृष्णा को बताया गया है। यानी मनुष्य के जितने भी दुख हैं उन सभी का कारण लालसा यानी लालच और तृष्णा है। नेक्स्ट पॉइंट है, दोनों दर्शन कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। यानी कर्म करने पर और एक जन्म के बाद दूसरा जन्म होता है, यानी पुनर्जन्म में दोनों ही दर्शन विश्वास रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दोनों दर्शनों ने अहिंसा के सिद्धांत पर बल दिया है। नेक्स्ट है, दोनों ही दर्शनों का मूल उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है। यानी दोनों ही दर्शन मोक्ष की प्राप्ति को ही अपना ध्येय मानते हैं, अपना मूल उद्देश्य मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दोनों दर्शनों ने सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध आवाज उठाई। यानी जितनी भी समाज में अलग-अलग बुराइयां फैली हुई थी, दोनों ही दर्शनों ने उनके विरुद्ध आवाज उठाई और उन्हें सही करने का प्रयास भी किया। नेक्स्ट है, दोनों ही दर्शन नैतिक चरित्र पर बल देते हैं। इस प्रकार ये थी दोनों दर्शनों की समानताएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बाल गंगाधर तिलक का भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में क्या योगदान था? यानी बाल गंगाधर तिलक जी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान पूछा गया है, वो देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक एक निडर नेता थे और पत्रकार भी थे। उन्होंने 1881 में मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी भाषा में मराठा नामक समाचार पत्रों का संपादन किया, जिसने भारतीय जनमानस में राष्ट्रीयता एवं स्वराज्य की भावनाएं उत्पन्न की। मतलब उन्होंने अपने समाचार पत्रों से देश में राष्ट्रीयता की और स्वराज्य की भावनाएं उत्पन्न की, जिससे लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हुई। इनके पॉइंट्स देखते हैं हम। इन्होंने गणेश उत्सव 1893 और शिवाजी उत्सव 1896 का राजनीतिक प्रयोग करके गीतों, भाषणों आदि से लोगों में राष्ट्रीयता का प्रचार किया। यानी विभिन्न प्रकार के भाषण देकर या विभिन्न गीतों के द्वारा इन्होंने राष्ट्रीय चेतना जागृत की भारतीय समाज में। नेक्स्ट पॉइंट है, तिलक ने 1896 ईस्वी में विदेशी वस्तुओं की होली जलाकर बहिष्कार का प्रयोग आरंभ किया। इन्होंने 1896 में ही विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार शुरू कर दिया था, विदेशी वस्तुओं की होली जलाकर। नेक्स्ट पॉइंट है, तिलक को अंग्रेज कमिश्नर रैंड की हत्या का प्रेरक बताकर सरकार ने उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया और 18 महीने की सजा सुनाई। यानी रैंड की हत्या इन्होंने की थी। इसके बिहाफ पर उनको राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था और 18 महीने की उनको सजा सुना दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, तिलक सारे भारत में जनप्रिय हो गए थे, यानी लोगों को बहुत प्रिय हो गए थे तिलक। इसलिए उन्हें क्या लोकमान्य तिलक की उपाधि से नवाजा गया था, उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, पुनः 1908 ईस्वी में तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा लगाकर 6 वर्ष की सजा फिर से उन्हें सुना दी गई थी। नेक्स्ट है, स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन के समय तिलक ने नारा दिया, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा।
ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे तरीके से याद करिए, ये 1 नंबर में भी आता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके पश्चात तिलक ने एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल का आंदोलन जो है वो चलाया था इन्होंने। होम रूल लीग की स्थापना की थी। इन्हीं एनी बेसेंट के साथ इन्होंने मिलकर ये काम किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इस आंदोलन ने भावी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए युवाओं का एक विशाल संगठन तैयार किया था। यानी इन सभी आंदोलनों के द्वारा इन्होंने युवाओं में जागरूकता पैदा की और उनको संगठित करने का काम किया, जिसकी वजह से उन युवाओं ने एक विशाल संगठन तैयार कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वास्तव में तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में व्यापक रूप से जुझारू बनाया था और अपना एक बहुत ही बेहतरीन योगदान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विविधताओं को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बिठाता है? यानी देश में जो सामाजिक विविधताएं हैं उनको संभालते हुए उनके बीच सामंजस्य बिठाने का किस प्रकार से लोकतंत्र काम करता है, उसको हम देखते हैं। लोकतंत्र निम्न स्थितियों में सामाजिक विविधताओं को संभालता और उनके बीच सामंजस्य कायम करता है। फर्स्ट पॉइंट है, सामाजिक विविधताएं। सामाजिक जो विविधता है विश्व के लगभग सभी देशों में देखने को मिलती है, क्योंकि समाज में अलग-अलग कहीं पर रंग भेद नीति है, तो कहीं पर जाति भेद नीति है, कहीं पर प्रजातियों में विभिन्नताएं हैं। तो इस तरीके से सामाजिक विविधताएं लगभग विश्व के सभी देशों में देखने को मिलती हैं। भारत भी अनेक विविधताओं का देश है। यहाँ पर विभिन्न धर्म जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब यहीं पर मिलते हैं। फिर विभिन्न जातियाँ जैसे जनरल, एससी, बीसी, ओबीसी ये सब जातियाँ भी अलग-अलग समाज में भारतीय समाज में देखने को मिलती हैं। फिर विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ यहाँ पर विद्यमान हैं। तो ये सारी की सारी भारत में विविधताएँ जो हैं वो मौजूद हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ लोकतंत्र अपने सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है। बिल्कुल, लोकतंत्र जो है इतनी सारी विविधताओं के बावजूद भी समान अधिकार देता है। हमें फंडामेंटल राइट प्राप्त है, यानी हमें जो मौलिक अधिकार समानता का अधिकार प्राप्त है और सामाजिक विविधताओं के बीच जो कि सामंजस्य बिठाने का काम करता है। भारतीय संविधान में कमजोर वर्गों को कई क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व दिया गया है। बिल्कुल, जो कमजोर वर्ग रह गए हैं, चाहे वो सामाजिक दृष्टि से हैं या वो आर्थिक दृष्टि से हैं, उन्हें कई अलग-अलग क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व देकर उन्हें ऊपर उठाए जाने का काम किया जा रहा है। उन्हें सरकारी सेवाओं व जनप्रतिनिधि संस्थाओं में आरक्षण दिया जाता है। बिल्कुल, उन्हें आरक्षण दिया जाता है भारत में, यानी भारतीय लोकतंत्र की ही एक खूबी है ये। नेक्स्ट पॉइंट है, लोकतंत्र न केवल बहुसंख्यकों का बल्कि अल्पसंख्यकों का भी ध्यान रखता है। देखिए, बहुसंख्यक से अभिप्राय है जो लोग ज्यादा संख्या में होते हैं। जैसे भारतीय समाज में हिंदू धर्म के लोग ज्यादा संख्या में हैं, तो हम उन्हें बहुसंख्यक कह सकते हैं। और अल्पसंख्यक जैसे क्रिश्चियंस लोग हमारे यहाँ कम हैं, तो उन्हें हम अल्पसंख्यक कह सकते हैं। तो बहुसंख्यकों का ही लोकतंत्र ध्यान नहीं रखता है, बल्कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों का भी वह ध्यान रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सरकार में न केवल साधन संपन्न लोगों को बल्कि कमजोर वर्गों का भी प्रतिनिधित्व दिया जाता है। बिल्कुल, साधन संपन्न को भी और कमजोर को भी, दोनों प्रकार के लोगों को ही सरकार में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व के अधिकांश समाज पुरुष प्रधान रहे हैं। महिलाओं के लंबे संघर्ष के बाद अब जाकर यह माना जाने लगा है कि महिलाओं के साथ गरिमा और समानता का व्यवहार लोकतंत्र के लिए एक आवश्यक शर्त है। देखिए, पहले क्या होता था, महिलाओं को समानता का अधिकार प्राप्त नहीं था, महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं था, समान वेतन का अधिकार प्राप्त नहीं था। तो
ये सब पहले हो चुका है, लेकिन अब यह माना जाने लगा है कि लोकतंत्र में जब तक महिलाओं को समानता का अधिकार प्रदान नहीं किया जाएगा, तब तक लोकतंत्र सही मायने में लोकतंत्र नहीं हो सकता। तो यह लोकतंत्र के लिए एक आवश्यक शर्त है कि महिलाओं को के साथ भी गरिमा और समानता के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं तथा पुरुषों को समान रूप से वोट डालने का अधिकार प्रदान किया जाता है। यहाँ महिलाओं के लिए स्थानीय शासन जो संस्थाएं हैं, उनमें 33% सीटें जो हैं आरक्षित की गई हैं। ये वर्तमान में हो गया है अब। तो नेक्स्ट पॉइंट है, लोकतंत्र में किसी भी धर्म या भाषा को विशेष महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि लोकतंत्र का कोई धर्म नहीं है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है हमारा, और किसी भी भाषा को विशेष महत्व नहीं दिया गया है। तो ये सभी लोकतंत्र की खूबी हैं जो विभिन्नताओं में सामंजस्य बिठाने का काम करती हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।